हेलो प्यारे बच्चों, आप सबों का स्वागत है मेरे चैनल गर्व क्लासेस में। बच्चों, आज आपके लिए हम लेके आए हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से अकाउंटिंग प्रिंसिपल को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, लेट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। बच्चों, जो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो आपको है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक बच्चों, सबसे पहला है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से क्या मतलब है? बिजनेस की पहचान का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बिजनेस का पहचान जैसे कि हमने बताया था कि जो बिजनेस होता है वो कहीं न कहीं आर्टिफिशियल है, वो किसी इंसान द्वारा निर्मित, लेकिन उनकी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी होती है। चाहे वो रिलायंस की बात कर ले, चाहे हम एयरटेल की बात करें, चाहे हम मैगडी की बात करें, या चाहे माइक्रोटेक की बात करें या माइक्रोसॉफ्ट की, जो भी वर्ल्ड की या फिर ग्लोबल लेवल की बड़ी कंपनियां हैं, वो किसी न किसी इंसानों द्वारा निर्मित है और उसकी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी होती है। तो बच्चों, अब यहाँ बात करते हैं ऑनर और बिजनेस की। ठीक है, हमने बच्चों पिछले वीडियो में देखा था जो ऑनर होते हैं उन्हें मिस्टर, मिसेस, मिस इस तरीके से जाना जाता है, और जो बिजनेस है वो मेसर्स कहलाते हैं। वो मेसर्स से स्टार्ट होता है। तो ये बच्चों हमारी जो बिजनेस है, इस बिजनेस की बेसिकली आइडेंटिफाई होता है। और यहाँ जो ऑनर जो अपना अमाउंट इस बिजनेस के लिए लगाता है, वो उस जो ऑनर बिजनेस में अपना अमाउंट लगाता है वो ऑनर का कैपिटल राशि होता है। ठीक है, और ये कैपिटल इस बिजनेस के लिए लायबिलिटीज़ है। कोई दिक्कत बच्चों? ऑनर जो अपना अमाउंट, जितनी राशि उस बिजनेस के लिए लगाती है, वो ऑनर के लिए कैपिटल है और बिजनेस के लिए लायबिलिटीज़ है। इन फ्यूचर, इन टर्म ऑफ बिजनेस, जब ये बिजनेस रन करेगी तो ये लायबिलिटीज़ जो है वो वापस ऑनर को ये रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली टर्म्स अपना बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का। ठीक है बच्चों, दूसरा इसी में जो पार्ट आता है बच्चों, वो दूसरा पार्ट है आपको मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, क्या है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। बच्चों, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का बच्चों डिफिनेशन क्या है कि इन द अकाउंटिंग ओनली दोज ट्रांजेक्शन in accounting only those of transaction belonging to money measurement concept. In the accounting concept only those transaction should be recording which can be measured in the terms of money only. मतलब अकाउंटिंग में जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है उसमें केवल वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जिसकी वैल्यू मनी में होती है, केवल मनी में जिसकी वैल्यू होगी। अच्छा, क्या मतलब? एक एग्जाम्पल समझते हैं। मानो बचपन में ना भाई बहन में झगड़ा हो गया, भाई भाई में झगड़ा हो गया, और बड़े भाई ने एक तमाचा, एक घुसा छोटे भाई के मुंह पे लपेट दिया। और होता क्या है
कि वो बच्चा सामने किसी चीज़ पे टकराती है और उसके एक दांत टूट जाते हैं। बोलते आने दो पापा को, फिर मैं दिखाता हूँ। पापा जब आए, बच्चा दांत लेके तैयार, पापा ये देखो आज भैया ने मेरे दांत तोड़ दिए। पापा उसे ही एक रपेट लगाता है, बोलता है अभी के अभी आया हूं तो अपनी शिकायतें लेके पहुंच गया मेरे पास। ठीक है, अब इसी चीज को थोड़ी दूसरे तरीके से समझते हैं। इस बार फिर बड़े भाई ने छोटे के मुंह पे एक रपट लगाता है और वो बच्चा जाके गिरता है एक टीवी पे, और टीवी के ऊपर जाके गिरता है और टीवी टूट जाती है। अब जैसे ही पापा ऑफिस से घर आते हैं, उनकी नज़र सबसे पहले उस टीवी पे पड़ती है, और जैसे ही टीवी पे पड़ती है पिताजी का पारा बिल्कुल गरम। अबे टीवी किसने तोड़ा। अब देखिए, जैसे ही घर आए हैं टीवी पे नजर गई, टीवी टूटी, पापा गरम। क्यों? टीवी में मनी लगा है, टीवी की वैल्यूएशन है, टीवी का मनी मेजरमेंट है। तो वहाँ पे दांत टूटा तो ठीक है, वहाँ पे कोई मनी इन्वेस्ट नहीं हुआ, वहाँ उतनी रिएक्शन नहीं, लेकिन जहाँ मनी है वहाँ पे रिएक्शन आती है, क्योंकि वो मनी को मेजरमेंट में नापा गया है। तो कॉन्सेप्ट वही है कि जो भी ट्रांजैक्शन मनी से बिलोंग करेगा, जो भी ट्रांजैक्शन मनी से बिलोंग करेगा, वही अकाउंटिंग में आता है, और वही प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का। इसमें यानी दुआ, सलाम, ब्लेसिंग, इन चीज़ों का रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग में नहीं होता, ओनली मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। कोई दिक्कत बच्चों? चलो ठीक है बच्चों। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपको होता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गलती हो गया, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, अब समझते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है। बच्चों, आपके आस पड़ोस में, आपके अगल बगल में, आपके रिलेटिव में, आपके जानने वाले में कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कि बिजनेस चलाते हैं, जो कि बिजनेस रन कर रहे हैं, जिनका अपना व्यवसाय है। तो बच्चों, आपने कभी ऐसा सुना है कि मेरे जब मरने के बाद मेरे बिजनेस में आग लगा देना? नहीं। या फिर मैंने ये बिजनेस अगले 5 सालों के लिए किया है? नहीं। यानी बिजनेस का शुरुआती का मोटिव ही यही होता है कि ये जो बिजनेस है ये हमारा लंबा चलेगा, ये लॉन्ग टाइम के लिए होगा, इस बिजनेस को मैं चलाऊंगा, मेरे बाद आने वाले मेरे बच्चे चलाएंगे, उसके बाद ये पोस्ट बाय पोस्ट या अगले पीढ़ी व पीढ़ी ये बिजनेस और बड़ा रूप लेता जाएगा, और ये बिजनेस चलता रहेगा। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक में? तो एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, इसे हम एज्यूम करते हैं, इसमें किसी बात की गारंटी नहीं है कि हमारा बिजनेस लंबा चलेगा ही, इसमें हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, कि हमारा बिजनेस जो है वो लंबा चलेगा। अच्छा, और लंबा चलेगा मतलब क्या? एक चीज़ देखते हैं, जैसे कि बच्चों हमने कोई एसेट्स खरीदा जिसकी कीमत 50,000 है, ठीक है। ये बिजनेस में हम 20% के हिसाब से, ठीक है, इसका जो यूज़ कर रहे हैं, इसका जो उपयोग का जो वैल्यू है, इसका जो उपयोग का जो वैल्यू हम हर साल यूज़ कर रहे हैं, इसका वैल्यू मानिए हम 10,000 रुपये हर साल घटा रहे हैं। मतलब ये जो मशीनरी है, इस मशीनरी की जो वैल्यूएशन का जो कॉस्ट बना, उपयोग का जो मानिए कॉस्ट बन रहा है, वो मानिए हम 1 साल में 10,000 रुपया। मतलब अगले 5 साल में 5 अगले साल में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नील हो जाएगी।
है ना, 10 10 10 और 10, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, नील। अब जब बॉस देखिए, और ये जो मानिए हर पहला साल मानते हैं इसको, ये पहला साल में 10,000 रुपया इसमें लेस कर दीजिए, ये क्या हो गया अब 40,000। ये जो 10,000 रुपये है ना, ये जो 10,000 है ना, इसको हम बिजनेस में एक्सपेंस में दिखा सकते हैं, और ये जो 40,000 है, अब ये जो है आपका एक्चुअल वैल्यू है। कहने का मतलब कोई भी जो बिजनेस जो होता है गोइंग कंसर्न, मतलब कि ये लंबे समय तक चलता रहेगा। ये अकाउंटिंग में गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि कोई भी बिजनेस हो, कोई प्रिंसिपल हो, वो हमारा लंबे समय तक चलेगा। ठीक है बच्चों, अब जो बच्चों चौथा हमारा प्रिंसिपल है वो है आपको अकाउंटिंग पीरियड का। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड में होता है बच्चों कि जो हमारा बिजनेस है ना वो कब बना, ठीक है, कब इसका हम जो अपना अकाउंटिंग जो हमारा बुक है वो सबमिट करेंगे। तो बच्चों जो जनरली हमारा अकाउंटिंग जो होता है ना, अकाउंटिंग का जो पीरियड होता है ना, पीरियड होता है ना, ये एनुअली होता है। ये क्या होता है बच्चों आपको, ये आपको बच्चों एनुअली होता है ना। और हमको पता ही आप लोग की जो एनुअली जो होता है अकाउंटिंग में वो 1/4 मानिए 2020 है चल रहा, तो ये 31/3/2021 तक का ये ईयर चलेगा। ठीक है, अब क्या बच्चों इसमें और क्या आता है, कभी कभी केस ऐसा होता है कि आप कोई पार्टनरशिप बिजनेस रन कर रहे हैं और वो बिजनेस आपको पूरा 1 साल वो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं चल पाया। ऐसी कंडीशन में आपको जैसे ही पार्टनरशिप खत्म होती है आपको अपना बुक सबमिट करना होगा, चाहे वो 9 महीने चली है, 6 महीने चली है या फिर 3 महीने चली है, या किसी कंडीशन में जब आपको गवर्नमेंट आपसे बोलती है कि आप अपना जो डेटा है वो सबमिट कीजिए, चाहे वो 6 महीने में हो या 9 महीने में हो। अगर किसी इमरजेंसी केस में वो आपको डाटा सबमिट करने को बोलते हैं तो वैसी कंडीशन में आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स उतने ही ड्यूरेशन में आपको सबमिट करने होंगे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आ रहा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्या मतलब बच्चों कॉस्ट कॉन्सेप्ट का, सबसे बेहतरीन चीज है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अगर कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में आपको हम बताएं तो आपको ये चीज़ आप समझो आप कि मैंने एक मशीनरी लिया या मैंने एक जनरेटर लिया, ठीक है। अब जब मैंने बच्चों जनरेटर लिया तो इस जनरेटर की मानो मुझे कीमत 5 लाख आई है। और कॉस्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक चीज और आप समझ सकते हैं इसको कि कितना मैं परचेज किया या फिर कितना मैं खरीदा और कितने में और कितने का पड़ा, मतलब हमने इसको खरीदा कितने में और हमें ये पड़ा कितने का।
अब यहाँ पे जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये क्या मतलब, समझ पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ा कि खरीदा कितने का और पड़ा क्या, ये क्या हो गया। जो खरीदा वही तो पड़ा नहीं। कॉस्ट अकाउंटिंग में दोनों अलग अलग हैं। अब कैसे अलग हैं देखते हैं बच्चों। इन्होंने 5 लाख में एक जनरेटर खरीद लिया, लेकिन क्या इससे हमारा कॉस्टिंग का डिटेल निकल जाता है? नहीं। परा में हो गया कि ये हमने जो जनरेटर 5 लाख में खरीदा, इसे जो अपने बिजनेस पॉइंट बोलिए, गोदाम बोलिए, या फिर जहाँ पे अपना हम मैन्युफैक्चरिंग लगा रहे हैं, जो हमारा पॉइंट ऑफ बिजनेस है, ठीक है, वहाँ तक लाने में इसकी कॉस्टिंग कितनी आई। कोई दिक्कत बच्चों? मानिए 10,000। ये जनरेटर को हमने अपने गोदाम में मंगाया, तो जिस पॉइंट से ये आया है वो तो फ्री में नहीं आया होगा, उसको लाने में खर्चे तो हुए होंगे, ठीक है। जब इतनी महंगी हमने जनरेटर लिया है तो इसका इंश्योरेंस कराया होगा। 10,000 उसकी भी आ गई। अब भैया जब इतनी ये मशीन आई है तो इसको खुद से तो इंस्टॉल कर नहीं पाएंगे, इसका इंस्टॉलेशन करवाएंगे। इसमें मानिए 20,000 खर्चा और आ गई। अब इसकी कीमत देखिए कितनी हो गई, तो 50, 5, 10, 10, 20, यानी इसकी कॉस्टिंग अब आ गई बच्चों 5,40,000। ये डिफरेंस है खरीदा और परा में। कॉन्सेप्ट हुए क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत? वेरी गुड। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ वीडियो के कमेंट में ज़रूर डालना, हम उसको वॉच करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे बच्चों। इसके बाद कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बाद आता है बच्चों कि डुअल एस्पेक्ट। हम इसको मिटा देते हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो आप पीछे वीडियो करके आप उसको फिर से समझ सकते हैं। डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है बच्चों कि कोई भी जो अकाउंटिंग होती है ना, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उसका 2 इम्पैक्ट होता है। या तो वो इम्पैक्ट आपको डेबिट होगा या तो वो इम्पैक्ट क्रेडिट होगा। कहने का मतलब या तो आप एक तरफ इनकम होगी, एक तरफ खर्चा होगा, एक तरफ कैश आएगा तो एक तरफ सामान जाएगा, या एक तरफ सामान आया तो दूसरी तरफ कैश गया। ये कहीं ना कहीं दोनों आपको कंडीशन जरूर होंगे। ये अपना डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहलाता है। अब जब इसको हम और आइडेंटिफाई अगर करें बच्चों, तो जो हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, इस पे एक पूरी की पूरी चैप्टर है जिसकी मैंने थोड़ी सी झलकी आपको पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में दिया था, जो कि है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये बच्चों है ना डुअल एस्पेक्ट, आपको बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन जैसे कि हो गया, इसको बोलते हैं एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज। इसको और क्या क्लियर कर दिया बच्चों कि जो एसेट्स है ना, उसको यहाँ कर दिया है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, क्योंकि जो बिजनेस में जो कैपिटल है वो भी कहीं ना कहीं लायबिलिटीज है, लेकिन ये ऑनर का अमाउंट इन्वेस्ट है, इसीलिए इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं कि कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इसी में बच्चों वह है आपको है बैलेंस शीट इक्वेशन। इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो इनको दिखाते हैं आपको कि मैंने बताया था कि इसे कोई पार्टनर है, अगर 5 लाख से वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा तो अपने बिजनेस में 5 लाख रुपए का वो कैश के रूप में एसेट्स आ गया, ठीक है। अगर फिर मानिए
इस कैश में कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, फिर से करते हैं यहां पे। अब देखिए बच्चों, अगर हम इस 5 लाख जो पास कैश आया था उसमें क्या ना क्या हमने एक नई बैंक अकाउंट ओपन कर ली और 2 लाख रुपए उस बैंक में डाल दिया और 3 लाख रुपए अब मेरे हाथ में कैश बचे। अगर ये कैश टूटा तो इसके 2 इफेक्ट हुए ना बच्चों। अब एक चीज और देखते हैं, यहां जो कैपिटल है ना, जो 5 लाख रुपए बिजनेस मैन ने अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया था, इसमें से 2 लाख रुपए, मानिए 1 लाख रुपए कैश निकाला, तो जब 1 लाख रुपए कैश निकाला तो ये कैश कितना हो जाएगा अब 2 लाख, बैंक में कितनी हो जाएगी 2 लाख, और ये कैपिटल घट के कितना हो जाएगा 4 लाख। किसी भी कंडीशन, किसी भी लेवल पे एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज, ये दोनों अमाउंट सेम रहेगी बच्चों, ठीक है। ये अपना होता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का नेचर। कोई दिक्कत? अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट बच्चों। अपना अगला जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो है रेवेन्यू जनरेशन। अब रेवेन्यू जनरेशन भी बच्चों बड़ी मज़ेदार है। आपको ये 11th के सब्जेक्ट में भी आपको ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल कवर करता है, इसीलिए उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ध्यान से देख रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, और मैं आपको सही तरीके से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। बच्चों 7 होता है रेवेन्यू जनरेशन, ठीक है। क्या मतलब रेवेन्यू जनरेशन? मतलब रेवेन्यू जनरेशन से मतलब है कि बिजनेस में रेवेन्यू कब जनरेट होगा, किस केस में जनरेट होगा। तो देखते हैं पहले केस और फिर उसको समझने के करते हैं कोशिश। तो बच्चों रेवेन्यू जनरेशन मतलब है कि आप मान लीजिए कि हमने गुड्स की डिलीवरी, जिसको कहते हैं सेल, और यहां आप मानते हैं पेमेंट। बच्चों सेल जो है हमने मानिए 1 फरवरी 2020 को करा और इसका पेमेंट हमको मान लेते हैं 31/3/20 को आया, ठीक है। एक दूसरा केस है बच्चों, हमें एडवांस पेमेंट मिला, ठीक है। मानिए 1 लाख का हमने सेल करा और इस डेट में 1 लाख रुपए आया। यहाँ मानते हैं कि 2 लाख हमको एडवांस मिला और ये डेट था मानिए 5 मार्च 2020 को एडवांस दिया, और ये 2 लाख का जो हम माल बेचे हैं उसको हम 3 जून 2020 को ये जो आइटम थी इसकी डिलीवरी हुई है। अब बच्चों बताइए जरा आपकी रेवेन्यू जनरेट कब हुआ है? रेवेन्यू जनरेशन का जो टाइम है वो कब माना जाएगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब हमने पेमेंट रिसीव किया। अच्छा, जब हमने डिलीवरी दी। जो बच्चे बोल रहे हैं कि जब हमने पेमेंट रिसीव करा, तो बच्चे माफ़ी चाहूँगा आप गलत हैं, और जो बच्चे बोल रहे हैं कि एट ए टाइम ऑफ डिलीवरी, वो बच्चे बिल्कुल सही है। तो बच्चों जब हम गुड्स की डिलीवरी करेंगे ना, वो टाइम होगा हमारा रेवेन्यू जनरेशन का। इस समय रेवेन्यू जनरेशन हम मानेंगे, ना कि जब पेमेंट कंज्यूम करते हैं, जब पेमेंट लेते हैं तब, ठीक है। तो जब भी गुड्स डिलीवरी होगा वो हमारा रेवेन्यू जनरेशन का पॉइंट होगा, उससे हम अपना रेवेन्यू जनरेशन मानेंगे, ठीक है बच्चों। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि रेवेन्यू जनरेशन कब माना जाएगा? एट ए टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। एट ए टाइम डिलीवरी ऑफ गुड्स हमारा रेवेन्यू जनरेशन का होगा, और यही है हमारा रेवेन्यू जनरेशन का कॉन्सेप्ट। क्लियर है ना? गुड। एक और कॉन्सेप्ट की बच्चों अगर हम लोग बात करें
तो वो है आपको इसको बोलते हैं बच्चों मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं कि मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये बहुत बेहतरीन, ये भी एक टॉपिक है मैचिंग कॉन्सेप्ट, और कोशिश करता हूँ आपको ये भी समझाने की सही तरीके से, और उम्मीद है कि मेरे बच्चे जो कि सही में बहुत ही ब्रिलियंट हैं वो आसानी से समझ भी जाएंगे। बच्चों मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं ना कि जो कि सीजनली होते हैं, मतलब वो रेगुलर बेस में बनते और एक्सपोर्ट नहीं होते हैं। एक एग्जांपल देते हैं क्रैकर्स की, पटाखों की। ये जो पटाखों का जो सीजन होता है ना, ये 3 से 4 महीनों का होता है। खास करके इस समय में ये जो गुड्स है सबसे ज़्यादा अपना डिलीवरी करता है। ठीक है, और मानिए कि इन 3 से 4 महीने में ही जो इनका टोटल रेवेन्यू जो होता है ना, वो ये मान लेते हैं 25 करोड़ का है। ठीक है, अब रेवेन्यू अर्निंग का इनका टाइम क्या है, ये 3 से 4 महीना, और मानिए कि इस 3 से 4 महीने में जो एक्सपेंस है ना वो 5 करोड़ का है। ठीक है, और साल के जो है बच्चों, जो पूरे 12 मंथ के जो है इनका एक्सपेंस 17 करोड़ है। अब बच्चों बताइए प्रॉफिट क्या होगा? अब कई सारे बच्चे झट से बोल रहे होंगे सर इसमें क्या रखा है, 25 करोड़ का तो टोटल टर्न मतलब रेवेन्यू हुआ, 17 5 22 करोड़ का एक्सपेंस हुआ, 3 करोड़ का बेनिफिट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। इसमें कितना इजी है सर, दोनों एक्सपेंस को जोड़ दीजिए और जो टोटल टर्नओवर है उसको लेस कर दीजिए, जो बचा वही तो अपना प्रॉफिट है। क्या आप सही हो? नहीं। कैसे सही नहीं है, देखते हैं वीडियो में। बच्चों ये जो 3 या 4 महीने का जो एक्सपेंस है ना 5 करोड़, वो कहीं ना कहीं ये टोटल मंथ ऑफ एक्सपेंस जो है 17 करोड़, इसमें ये ऐड है ना। 12 मंथ के अंदर ही तो ये 3 या 4 मंथ होंगे, तो एक्चुअल में अपना टोटल एक्सपेंस 17 ही हुआ ना। मैंने कहा कि ये इस 3 महीने में 5 करोड़ होते हैं, तो बाकी के जो 9 मंथ होंगे उसमें ये ऑटोमेटिक फिर 12 करोड़ होगा, क्योंकि ये 3 या 4 मंथ तो इस 12 मंथ में भी 12 मंथ में ही आते हैं। तो बच्चों एक्चुअल में कितना हो गया, 25 - 17 = 8 हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये इस कॉन्सेप्ट को बच्चों बोलते हैं अपना ना कि मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, कोई दिक्कत इस कॉन्सेप्ट में? अगर बच्चों इस वीडियो में आपको मैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल्स है इस कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर कर पाया हूं, तो बच्चों आप वीडियो में के कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो पर अपना लाइक दें, और अगर बच्चों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में कि वो भी आपको इस चैनल के बारे में जाने, इस चैनल पे अपनी स्टडी को करके और भी नॉलेज बढ़ाए, और सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है, और बेल आइकॉन तो मत भूलना, क्योंकि जो भी आप वीडियो की अपकमिंग नोटिफिकेशन होगी वो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए बच्चों, बाय।